दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का। नमस्कार, मैं रानी गुप्ता। और विधानसभा 2022 का चुनाव आ चुका है। 10 मार्च को इसका रिजल्ट है। भारत में 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस है वो है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में। तो ऐसा क्या खास है कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में तमाम राजनीतिक पार्टियों का फोकस है और जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो लगातार प्रचार कर रही है और जो घोषणा पत्र है, जो उनके वादे हैं, उनसे लोगों को आकर्षित कर रही है ताकि उनका वोट पाया जा सके। तो इसी तमाम मुद्दों में हम चर्चा करेंगे। और उत्तर प्रदेश में तकरीबन 403 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 8 बनारस की सीटें हैं और ऐसा कहा जाता है कि बनारस बीजेपी का गढ़ है। तो ये बात कितनी सिद्ध होगी इस विधानसभा चुनाव में, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इस समय शहर दक्षिणी विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता हैं, जो विधायक प्रत्याशी हैं, वो इस समय हमारे साथ हैं। अर्पण पाठक जी, सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप युवा नेता हैं और मेरे ख्याल से ये आपका पहली बार है जब आप विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं, अपनी लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। तो क्या ख्याल आया कि आपने सोचा कि मैं राजनीति में आऊं? जी, ये बेशक मेरा खुद का व्यक्तिगत चुनाव भले ही पहला हो, लेकिन इसके पहले भी मैं बिहार विधानसभा चुनाव में प्रभारी रह चुका हूँ 2-3 बार। तो मैंने चुनाव देखे हैं, कैसे लड़ा जाता है, उस पर वर्किंग कैसी होती है। और रही बात वाराणसी की, तो जैसे आपने कहा कि ये बीजेपी का गढ़ है, तो बेशक ये बीजेपी का गढ़ हो सकता है, क्योंकि जिस विधानसभा को हमने चुना है उस विधानसभा में तो कई सालों से, लगभग 30 सालों से बीजेपी के ही विधायक रहे हैं। और मैं इस थिंकिंग को, जो ये थॉट प्रोसेस है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ कि विधानसभा चुनाव जो होना चाहिए वो व्यक्तिगत लेवल पे चुनाव होना चाहिए। इसको पार्टी से नहीं तौलना चाहिए। आपके क्षेत्र में, आपके बीच जो आदमी रहे, जो आपकी समस्या को शासन तक पहुंचा सके, वो नेता चुनना चाहिए। अगर किसी पार्टी को देख के किसी भी उम्मीदवार को वोट दे दिया जाता है तो बाद में जनता इसीलिए भुगतती है। अब जनता में विरोध है ज़रूर, लेकिन फिर भी वो लोग वोट दे देते हैं। तो जनता को जागरूक होना चाहिए कि अपने बीच का प्रतिनिधि चुने, ताकि वो आपकी समस्या तो खुद वो झेल रहा होगा तो वो खुद को रिलेट कर लेगा। तो वो समस्या का समाधान निकालने के लिए वो शासन तक, प्रशासन तक, सब जगह वो जाएगा। बहुत चीज़ कार्य होते रहते हैं, बहुत सी नीतियाँ चलती रहती, लेकिन फिर भी जनता में विरोध इसलिए आ जाता है क्योंकि उनकी समस्या हल ही नहीं होती। और ये इसलिए नहीं होती कि जो जनप्रतिनिधि है वो या तो आपके बीच का नहीं है, या तो फिर आपकी समस्या वो जानता ही नहीं है, या तो फिर वो जानता है लेकिन वो वहाँ तक पहुँचाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको अपने से मतलब होता है। एक बार जीत गए, फिर चुनावी माहौल आता है तो ईद का चांद फिर वापस शहर में आ जाता है। अच्छा, बात करें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी की, तो ये जो पार्टी है वो बिहार की पार्टी है। तो आपको कैसा लगा कि बिहार की जो पार्टी है वो यूपी में आएगी और यूपी में आकर के विकास करेगी लोगों का? ये बेशक अभी फिलहाल में भले ही बिहार की पार्टी हो, लेकिन एक समय था कि 2000 विधानसभा चुनाव में जब यूपी में चुनाव हुआ था तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में हमारे पास भी 20-21 विधायक थे उत्तर प्रदेश में। हम लोग तो उनको आदरणीय साहब ही कहते रहे हमेशा, और वो उनका नारा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ पर सदियों से अंधेरा है। तो मेरे ख्याल से रामविलास पासवान जी इकलौते ऐसा नेता होंगे जिनकी कोई भी उनके ऊपर कभी भी भ्रष्टाचार का या किसी भी तरह का आरोप नहीं लगा है, और उनकी फॉलोइंग तो मेरे ख्याल से पूरे देश में है। तो ये कहना कि हम लोग सिर्फ बिहार तक स्थित है, ये मेरे ख्याल से बहुत गलत होगा, क्योंकि आज भी उत्तर प्रदेश के हर जिला में, हर शहर में, या मैं कह लूँ कि पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर शहर में उनकी फॉलोइंग है और उन्होंने कार्य इतने अच्छे अच्छे किए हैं। तो ये कहना कि उनके फॉलोअर्स या हमारे पार्टी के लोग नहीं हैं, तो हमारे पार्टी के लोग पूरे देश भर में हैं। और हम चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, उत्तराखंड में भी लड़ रहे हैं, मणिपुर में भी लड़ रहे हैं। तो बात अगर यूपी की करें तो यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं। तो आपकी जो पार्टी है कितने सीटों पे अपने प्रत्याशियों को उतार रही है? अभी फिलहाल में करंट स्टेटस जो है, हमारी पार्टी लगभग 80 से 90 प्रत्याशी उतार चुकी है। आगे भी जल्द ही आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, मणिशंकर पांडे जी के नेतृत्व में और भी प्रत्याशियों को घोषित किया जाएगा। अच्छा, तमाम तरह की जो राजनीतिक पार्टी है, चाहे बात कांग्रेस की करें, सपा की करें, या फिर अभी बहन जी की जो पार्टी है बीएसपी, उसकी बात करें, तो ये लगातार जो वर्तमान सरकार है उस पर आरोप लगाती है, कहती है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला, बेरोजगार है वो, महंगाई चरम पे है।
तो ऐसे आपकी पार्टी के कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप वर्तमान सरकार को घेरते हैं? हमारी पार्टी का घोषणा पत्र भी अभी हाल में ही रिलीज़ हुआ है। उसमें बेशक सारे मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा भी है कि महंगाई को जब हम सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो महंगाई को तुरंत उसका निवारण किया जाएगा। दूसरी बात महिलाओं के लिए, महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात है। युवा जो बेरोजगार हैं उनके लिए बेरोजगार भत्ता 2000 रुपया महीना करने के लिए बात है। सरकार की जितने भी रिक्त पदें हैं उनको भरने की बात है और नए पदों का शोषण करने की बात है। तो बाकी सारे जो मुद्दे हैं विकास के, जो विकास को रोक रहे हैं, उसके लिए प्रदेश सरकार ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने निरंतर किया ये घोषणा पत्र कि वो सब मुद्दे भले ही रहेंगे उसमें, लेकिन मेरा जो वरीयता है वो मेरे विधानसभा क्षेत्र का है। मैंने अपना मैनिफेस्टो, जो पर्सनल मैनिफेस्टो था, वो मैं 7 जनवरी से यहाँ पे लगातार निरंतर जनसंपर्क कर रहा हूँ और क्षेत्र में तो मैं एक 2 साल से निरंतर काम किया हूँ। कोविड काल में भी मैंने कबीर चौरा अस्पताल, दीनदयाल अस्पताल, BHU अस्पताल, सब जगह मैंने काम किया और मुझे मोटिवेशन, इंस्पिरेशन भी उसी दौर में मिला कि जब मैं करता था कार्य, तो समाज सेवा करता था, तो लोग बोलते थे कि हमारे घर में राशन भी चाहिए, हमारे घर में ये भिन्न भिन्न प्रकार की कमियां हैं। तो राशन की आपने बात कही, तो अभी योगी गवर्नमेंट जो है जी कहती है कि हमने लॉकडाउन में फ्री में राशन बांटा। जी एकदम बेशक, ये एकदम सही बात है कि योगी गवर्नमेंट ने, ये मोदी गवर्नमेंट का काम था बेशक कि फ्री में राशन बांटने का, और मोदी गवर्नमेंट से पहले ये काम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, हमारे मंत्री, उन्होंने गरीब कल्याण नहीं सर, आपने बोला कि आप कोविड टाइम में लोगों को राशन किट मुहैया कराते थे, तो ये तो यूपी सरकार कहती है कि हमने लॉकडाउन में तमाम लोगों को फ्री में राशन दिया। तो क्या वो राशन लोगों तक नहीं मिल पाता था? मैं उसी का विवरण कर रहा हूँ। लेकिन जो किट बंटी थी यूपी गवर्नमेंट के दौरान, तो वो असहाय लोगों के साथ वो कार्ड होता है उसको देख के बंटती थी। और हमारे उस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिंदा थे, अपनी तबीयत को उन्होंने बिना फिक्र किए हुए गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत उन्होंने 5 किलो चावल और 1 किलो चना निःशुल्क 80 करोड़ लोगों तक उन्होंने पहुंचाने का कार्य किया था। वो आज भी उस योजना का लाभ प्रधानमंत्री जी और योगी जी के तहत, उस योजना के तहत लोगों को मिल रहा है। तो ये कार्य बेशक भारतीय सरकार, बीजेपी सरकार में था, लेकिन ये कार्य हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया था। केंद्र मंत्री उस समय वो खाद्य के थे, उनका ये योजना था बेशक गया। और बाकी शहर के स्तर पे सब तक नहीं पहुंच पाता है, फिर भी हम लोग ने प्रयास किया था। हम लोग ने भी लगभग 400-500 किट खुद से बांटा था। सेकेंड वेव में जब कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई मैक्सिमम जो बड़े बड़े लोग भी थे वो लोग भी उतर नहीं पाते थे, तो हम लोग ने वो काम किया था बिना जान की चिंता किए हुए। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि महिलाओं को 30% आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, तो कहीं ये आप कांग्रेस से प्रेरित होकर तो बात नहीं करते? क्योंकि प्रियंका गांधी भी 30% आरक्षण की बात करती हैं। नहीं, ये प्रेरित होने की बात नहीं है, एक बड़ा मुद्दा है। अगर प्रियंका गांधी जी भी ये बात करती तो ये भी अच्छी बात है। महिलाओं को आगे लाना, युवाओं को आगे लाना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी युवा हैं, और महिलाओं के साथ साथ हमने यूथ कमीशन का भी हमारा एक एजेंडा है, हमारे मैनिफेस्टो में एजेंडा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मणिशंकर पांडे जी ने भी उसको ये रखा है कि यूथ कमीशन भी होना चाहिए, जो कि यूथ कमीशन इंडिया में भी नहीं है। अगर यूपी में वो लागू होता है तो बहुत बड़ा स्टेप होगा युवाओं को आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, आपके ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो मेन होंगे और आप विपक्ष से टक्कर लेंगे? मेरा सबसे मेन मुद्दा मेरे विधानसभा क्षेत्र का, मैंने आपको बताया ही था ऑलरेडी, कि जनप्रतिनिधि अपने बीच का वो चुने, क्योंकि उनकी समस्या का माध्यम एक होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ट्रैफिक का मुद्दा है और स्वच्छता का मुद्दा है। घाटों पे भले ही बेशक बहुत काम ही हुए हों स्वच्छता को लेके, स्वच्छता अभियान को लेके, लेकिन आज भी उन्हें राजघाट का भी किया था, वीडियो भी पड़े हुए हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। यार हम लोग छोटे पार्टी तो हम लोग को मीडिया उतना नहीं लाती है न्यूज़ पे, लेकिन राजघाट से पुल हो गया, नया घाट भी गिर गया, घाट भी बना है, आपका रविदास घाट भी हो गया, अस्सी घाट भी हो गया। शौचालय और चेंजिंग रूम की व्यवस्था प्रत्येक घाट पे नहीं है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। और ये मेरा पर्सनल मैनिफेस्टो का, विधानसभा के मैनिफेस्टो का सबसे पहला काम होगा। और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं 2 साल के अंदर प्रत्येक घाट पे शौचालय और चेंजिंग रूम बनवाऊँगा। अच्छा, मैंने आपका मैनिफेस्टो पढ़ा है आपके विधानसभा क्षेत्र का, जिसमें आप ये भी बोलते हैं कि सीसीटीवी कैमरास जो है वो मुहैया कराएंगे जी, रास्तों में लगवाएंगे ताकि अपराध ना हो सके। तो अभी वर्तमान में भी प्रत्येक चौराहे पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो क्या आप संतुष्ट नहीं है?
मैं संतुष्ट की बात अलग है। मेरा जो मेन मोटो है सीसीटीवी लगवाने का, वो सिर्फ हर चौराहे पे नहीं है, मतलब एक एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ एरिया कवर हो सके। और वो सीसीटीवी सिर्फ अपराध तक नहीं होगा। जो स्वच्छता अभियान के तहत स्मार्ट सिटी बन रही है लेकिन स्मार्ट दिखती नहीं है, तो स्मार्टनेस को मेंटेन करने के लिए, जैसे बनारस में लोगों को आदत है पान मसाला खा के थूक देना, डिवाइडर पेंट होते नहीं है, तुरंत गंदे हो जाते हैं, तो वो मैं ऐसे कानून लाऊंगा अपने विधानसभा क्षेत्र तक के लिए कि अगर कोई भी करता है तो वो कैप्चर हो जाए। और जैसे बेरोजगारी भी है, तो जो लोग बेरोजगार युवा हैं हम लोग उनको वहाँ लगा भी सकते हैं कि वो लोग फाइन उनका काटेंगे, और वो कड़े नियम होंगे, वो फाइन उनको देने ही पड़ेगा और हैवी फाइन रहेंगे। तो ऐसे में बेरोजगारी भी कवर करूंगा, स्वच्छता भी मेंटेन करूंगा, और सीसीटीवी आ जाएगा तो अपराध मुक्त ऑटोमेटिक मेरी विधानसभा बन जाएगी। और मेरी वरीयता, मैं शुरू से कह रहा हूँ, मेरी विधानसभा रहेगी। विधानसभा क्षेत्र के बाहर मुझे ना बात करनी है ना देखना हूँ, मैं पहले अपने विधानसभा को बना लूँ, फिर अगर मेरी विधानसभा की जनता संतुष्ट रहेगी वो ऑटोमेटिक मुझे शहर में भेजेगी, फिर उसके बाद प्रदेश, और अगर मेरा प्रदेश अच्छा हो जाता है तो मेरा देश ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आप अपनी मैनिफेस्टो में जो विधानसभा क्षेत्र का है उसमें ये भी बात करते हैं कि आप अपने क्षेत्र की ट्रैफिक समस्या जो है उसको कंट्रोल करेंगे, तो वो किस तरीके से कंट्रोल करेंगे उसके बारे में बताइए। ट्रैफिक समस्या, देखिए मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो सबसे सघन क्षेत्र है, सबसे व्यस्त क्षेत्र है, और ट्रैफिक समस्या तभी हो सकती है जब आप क्षेत्र में क्षेत्रवासियों के बीच रहें और उनके आप 3-4 प्रतिनिधि बनाइए, और आप एसपी ट्रैफिक के भी 3-4 प्रतिनिधियों के साथ बैठ के उसको समझना है किस तरह से करना है। ऐसे नई सड़क से आप लौरा बीट तक भी बढ़ेंगे तो हम लोग 1 वे का भी नियम बना सकते हैं, और कड़े नियम हम लोग को बनाना पड़ेगा, और फाइन हम लोग को बनाना पड़ेगा, ताकि जो नियम तोड़े, जैसे बीच डिवाइडर में लोग घुस जाते हैं, डिवाइडर खसका भी देते हैं लोग, तो ये सब नियम कानून, कड़े नियम कानून लाना पड़ेगा हम लोग को, तभी वो ट्रैफिक समस्या दूर हो सकती है। और अगर फाइन सिस्टम नहीं लाएंगे और उसका फॉलोअप नहीं होगा, और मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जब आपका प्रतिनिधि बीच में रहेगा जो कि प्रशासन पर दबाव बना सके और जनता पर दबाव बना सके, तो ही ये चीज़ फॉलोअप हो पाएंगी, तो ही ये समस्या का समाधान हो पाएगा। तो आप सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि जो वर्तमान है विधायक, उनकी पकड़ नहीं है जनता पे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी पकड़ नहीं है, खैर उनकी पकड़ जनता पे हो भी नहीं सकती, क्योंकि जनता की पकड़ उन पे होनी चाहिए। वो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो जनता के सेवक हैं, तो उनकी पकड़ से कोई मतलब नहीं होता। जनता उनको प्यार करे, खैर जनता तो सब लोग जानते हैं कि उनको वोट कैसे मिले, किसके नाम पे मिले, वो चीज़ अलग है। मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं करने आया हूँ, मुझे बस ये बताना है कि देखिए, अगर पार्टी के नाम पे वोट जाए या पार्टी का अगर ये चुनाव होता, तो ऐसी बहुत सी विधानसभाएं अलग हैं जो कि कहीं पे अच्छा माहौल चल रहा है, कहीं पे एंटी माहौल चल रहा है। तो अगर ये एक ही चुनाव होता कि यहाँ पार्टी के चलते, तो अलग अलग विधानसभा में अलग अलग माहौल नहीं होता। तो इसीलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि प्रत्येक विधानसभा, अपने विधानसभा में आप मुझे मत वोट करिए, लेकिन आपके बीच का कोई अगर हो जिसका आपको भरोसा हो कि हाँ ये चुनाव के बाद भाग ना जाए। हम लोग जनसंपर्क करते हैं, तो आज भी उनका विरोध है जो भी सिटिंग विधायक हैं, तो वो इसीलिए है कि वो बीच में रहे ही नहीं। अब 4.5 साल बाद, 4.25 साल बाद आप अगर आ जाते हैं और फिर वोट करते हैं, और फिर अगर जनता उनको फिर दोबारा चुनती है, मैं तो अभी बोल रहा हूँ उनका टिकट आज डिक्लेयर भी हुआ है आजकल में, तो उनको दोबारा क्यों टिकट दिया गया? अगर विरोध है तो क्यों टिकट दिया गया? मतलब कि आपने जनता का विरोध को अनदेखा कर दिया। इसलिए बार बार बोलना चाहता हूँ, जनता तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि अपने विधानसभा के बारे में खाली सोचिए और अपना आने वाला 5 साल सोचिए। खाली एक विधानसभा को आप बेहतर बनाएंगे तो आपका शहर उसके बाद बेहतर बनेगा, और उसके बाद आपका प्रदेश, और फिर देश बेहतर बनेगा। अच्छा, आप जिक्र करते हैं पार्किंग व्यवस्था की जी, तो आपको नहीं लगता कि बनारस में जो 3-4 पार्किंग बने हैं, जैसे कि गदौलिया में बना हुआ है, बेनिया बाग में बना है, कचहरी में बना है, तो क्या वो अभी तक ठीक नहीं है? क्या वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क नहीं होती हैं कि आप फिर से पार्किंग की व्यवस्था? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि गदौलिया पे जो पार्किंग स्थल बना है उसमें 2 व्हीलर स्टैंड बना हुआ है। वो उसमें पहले वादा किया गया था कि जो ग्राउंड फ्लोर रहेगा वो क्षेत्रीय लोगों को दे दिया जाएगा, वहाँ पर जो पहले से लोग थे। वो नहीं हुआ, वो वादा टूट गया, धोखा हुआ जनता के साथ। उसके बाद पहला दूसरा का जो है वो उसके रेट भी आप जानते होंगे 40 से 50 रुपये है। तो वहाँ पे मेन बेसिकली पार्किंग करेगा कौन? जो आपके दुकान का सेल्स पर्सन होगा, स्टाफ होगा, और दुकान वाले होंगे जिनका डेली का होगा। तो अगर आपने पार्किंग स्थल बनाया है तो आप उनसे अगर डेली का अगर 50 रुपया ले रहे हैं, तो आप उनका महीने का लगभग 1500-2000 रुपया तो ऐसे ही चला जाएगा। तो उनके लिए आपने क्या सोचा? या तो आप उनका पास बना देते कि साल का आप इतना ही दीजिए, जो पुराना रेट था वहाँ पे जो घोड़ा स्टैंड पे वो लोग देते थे। इससे उनका तो कोई समस्या हल ही नहीं हुआ ना। बहुत आलीशान पार्किंग स्थल बना, लेकिन क्षेत्र के जो बेसिक जो मेन उसमें पार्किंग करेगा उसकी समस्या तो हल नहीं हुई। और ये इसलिए हल नहीं क्योंकि ये समस्या प्रदेश मुख्यमंत्री तक पहुंची नहीं।
तो ये हल कैसे होगी? इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सतर्क कर रहा हूँ जनता को कि आप उन्हीं को ही चुनिए जो आपकी समस्या का माध्यम बन सके। ये नहीं कि ऐसे हवा हवाई का इतना बड़ा हो गया, जुमला हो गया और विकास भी हो गया, लेकिन क्षेत्र के लोग को नहीं दिखा। लेकिन ये है कि टीवी में दिखता है कि विकास हो रहा है। आपने भी जैसे बोला बड़े बड़े पार्किंग स्थल है, लेकिन जो क्षेत्र के लोगों का फीडबैक है वो भी तो मायने रखता है। तो क्या आप फ्री में फिर पार्किंग व्यवस्था मुहैया कराएंगे? फ्री में नहीं, देखिए फिर भी एक मिनिमल रेट होना चाहिए, और उससे भी सरकार के पास बहुत पैसा है। फ्री की कोई मतलब नहीं, अगर वो सरकारी भी है प्राइवेट भी है, तो ये आपको विधायक को बैठ के मुख्यमंत्री के साथ या आपका शासन डीएम के साथ बैठ के उसका निवारण निकालना चाहिए कि हाँ बेसिक एक इनका हो जाए, ताकि वो समस्या हल हो। ये नहीं कि बन गया फिर अब हमसे कोई मतलब नहीं है। समस्या अगर है तो समस्या को पूरी तरह हल करिए। इसी तरह विश्वनाथ कॉरिडोर का भी काम हुआ, बहुत आलिशान बना हुआ, बाबा के लिए बहुत अच्छा बना, लेकिन जो वहाँ के दैनिक लोग थे, रेडी पटरी वाले थे, उनका क्या? अगर आप भी हाईवे पे रोड बनाते तो झोपड़ी वगैरह जाती है, लोग बोलते हैं कि पेपर नहीं है, लेकिन उनको मुआवजा दिया जाता है। मैं मुआवजा भी नहीं बोल रहा, लेकिन बदले में उनके रोजगार के लिए सोचना चाहिए। फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, वो समस्या अभी तक न प्रधानमंत्री के पास पहुंची होगी ना मुख्यमंत्री के पास पहुंची होगी। अगर पहुंचती तो उस संज्ञान में कुछ किया जाता, लेकिन पहुंची नहीं है। आप सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि जो विधानसभा का जो प्रत्याशी होता है, जो विधायक है, वो समस्याओं को ना तो समझता है ना तो अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचा पाता है। जी, अगर पहुंचा पाता तो जनता में समस्या होती ही नहीं। अगर समस्या होती भी तो अभी तो मैं बता रहा हूँ कि विश्वनाथ कॉरिडोर वाला जो अभी ये मुद्दा मैंने उठाया है कि जो डेली के रेडी पटरी वाले थे, फूल व माला वाले थे, उनके लिए क्या बात हुई? ये मुद्दा क्यों नहीं बना? क्योंकि ये समस्या पहुंची नहीं है। अभी आज भी बहुत से चैनलों का इंटरव्यू होता है घाट पे, तो उसमें ये मुद्दा लोग उठाते हैं कि अब हम लोग ने बीजेपी का चेहरा देख के वोट किया था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ किसी पार्टी का चेहरा मत देखिए, जो आपकी बातों को उठाए, आपकी समस्याओं को ले जाए, उसको आप देख के वोट दीजिए। और बेशक युवाओं का इस बार ये ज़माना चल रहा है, युवाओं को आगे लेके आना चाहिए, क्योंकि युवाओं को आप ऐसा प्रतिनिधि होता है, आप उसको डांट भी सकते हैं, उसको समझा भी सकते हैं, और युवा में ऐसा जोश भी होता है कि वो काम करने के लिए आया है। और मुझे नहीं लगता कि अब युवाओं में भ्रष्टाचार उतना रह गया। उन लोग को देश के लिए मैं देखता हूँ कि देश के लिए वो भावना जो है देशभक्ति की, वो हर युवा में है। अच्छा, आपने युवाओं की बात की और आपकी पार्टी और आप खुद कहते हैं कि युवाओं के लिए कुछ करेंगे, तो आपके ऐसे क्या प्लान हैं जिससे युवाओं को फायदा हो? हमारे ये प्रदेश के मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये पॉइंट है कि हम यूथ कमीशन लेके आएंगे, और यूथ कमीशन का काम ही होता है कि युवा की, और वो सिर्फ युवाओं की ही बात करेगा, युवा की बात सुनेगा और उसका समस्या का निवारण निकालेगा। और हमारे सांसद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी आज से नहीं कई सालों से ये मांग करें कि इंडिया यूथ कमीशन को लाया जाए, क्योंकि महिला के लिए विभाग है, चाइल्ड केयर के लिए विभाग है, इंडिया यूथ कमीशन के लिए विभाग नहीं है। ये यूथ कमीशन लाना बहुत ज़रूरी है, और ये हम लोग की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मांग है, क्योंकि हमारे आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष आज से नहीं कई साल से वो डिमांड कर रहे हैं, और उन्होंने अपने जमुई कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना काम भी करके दिखा दिया कि हाँ युवा अगर आया है तो युवा काम भी कर सकता है। तो आखिरी मैसेज जो आप जनता को देना चाहें, अपने विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को देना चाहें? मैं अपने विधानसभा क्षेत्र वासियों को फिर से मैं ये दोबारा बोलता हूँ कि आप अपने क्षेत्र का अपने आदमी चुनिए, आपके बीच जो रहे, चुनाव आप उन्हीं को जिताइए, उन्हीं का समर्थन करिए, जो आपकी समस्या का हल निकाले ना निकाले, लेकिन वो माध्यम ज़रूर बने कि आला कमानों तक वो बात पहुंच सके और आपको समस्या ना हो, आपको दर दर नहीं भटकना पड़े। और ऐसे इंसान को पकड़िए कि जिससे आप बात कर सकें, जिससे आपको जी हजूरी ना करनी पड़े, और वो आपकी बातों को आगे ले जाए। बेशक समस्याएं पूरे देश की हैं, उसको समस्याओं को भी हल करना है, लेकिन सबसे पहले अपना घर बढ़ाना होता है, अपना क्षेत्र बढ़ाना होता है। तो ऐसा विधानसभा का अपना विधायक चुनिए जो आपकी क्षेत्र की समस्या को समझे, उस बात को आगे लेके जाए, क्योंकि एक वृक्ष तभी अटिक मजबूत हो पाएगा जब उसकी जड़ें मजबूत होंगी। तो ऐसे भी एक मुख्यमंत्री, एक प्रदेश तभी मजबूत हो पाएगा जब उसकी एक एक विधानसभा में एक एक प्रत्याशी जनता के लिए काम करे और वो जड़ को मजबूत करे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे अर्पण पाठक जी, जो कि शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी हैं, और इनका कहना ये है कि जब तक जो प्रत्याशी है, जो विधायक है, अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को नहीं जानेंगे, उन्हें नहीं समझेंगे, तब तक वो आला कमान तक नहीं पहुंचा सकेंगे और उन समस्याओं का समाधान कभी नहीं हो सकेगा। तो इनका जो मेन फोकस है वो ये है कि प्रत्याशी वही चुने जो आपके साथ रहे, आपकी समस्याओं को समझे।
दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का।